इंट्रोडक्शन करने का। गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। Today's topic is the last topic of the chapter. The topic name is linear differential equation. The topic is again very easy as it was before in the previous case, in the previous topic, but the problem is only one: when the chapter will be over, how to identify that it is the part and parcel of linear differential equation or a homogeneous differential equation or just variable separation or what. दिस इज द बिगेस्ट इश्यू। ओके, हालांकि इसमें वेरिएबल सेपरेशन का रोल थोड़ा कम है, इसकी सिस्टम्स अलग ही चलते हैं। होमोजीनस में तो फिर भी डिफरेंट, एक सम पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको वेरिएबल सेपरेट करना ही पड़ा था होमोजीनस वाली पार्ट में भी। तो होमोजीनस और वेरिएबल सेपरेशन करीब करीब एक जैसे लगते हैं, बाकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो रहा है वो बिल्कुल अलग है ना। ठीक है, अगेन सबसे पहली चीज पहचानना एंड सेकेंड चीज उसको सॉल्व करना। अब सॉल्व करने के भी दो पार्ट्स हैं, मतलब दो स्टेजेस हैं। सॉल्व करने की पहली पहली स्टेज ये है कि सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिदम फॉलो किया गया, भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो ऐसा कर लो, वो करना है। दूसरी स्टेज ये है कि वो जो एल्गोरिदम हमने फॉलो किया है वही एल्गोरिदम क्यों फॉलो किया है उसको समझना। राइट, यानी कि एल्गोरिदम में तो एक तरीके, जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, इससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आपने याद कर लिया, बढ़िया, सारा क्वेश्चन हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन फिर बाद में ये सोचना कि यही फॉर्मूला क्यों, दैट मीन्स वो फॉर्मूला कहाँ से बना, वो किसने दिया, वो कहाँ से डिराइव हुआ, तो वो एल्गोरिथम कहाँ से डिराइव हुआ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो ये एल्गोरिथम हमको मेंशन किया गया है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, वो सुनने में आपको ऐसे लगेगा कि हाँ ठीक है सुन तो रहे हैं पर ऐसा क्यों करें। ठीक है, तो अल्टीमेटली एग्जाम में तो एल्गोरिथम एज इट इज फॉलो करना है, राइट। बट आपको पता होना चाहिए कि उस एल्गोरिथम के पीछे का राज क्या है, वो है सेकेंड स्टेज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन, देन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले एल्गोरिथम फॉलो करना सीखेंगे, क्योंकि मैं आपको बोलूंगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम है और उसके बाद प्रूव कराऊंगा तब समझ में आएगी। पहले से ही प्रूव कराना समझ में आ जाए, समझाना शुरू कर दूंगा तो फिर ना ये समझ आना वो समझ आना। तो पहले तो एल्गोरिथम दे दूंगा एज इट इज, ये यूज करो, इससे आंसर आ जाएगा। देन एट द लास्ट वी विल टॉक अबाउट कि वो एल्गोरिथम के पीछे का राज क्या है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जिसमें वो एल्गोरिथम के पीछे का जो राज है वो भी क्रूशल हो जाता है समझने। कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे, नहीं तो 99% क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे होंगे कि बस वो एल्गोरिथम समझ लो और उससे वो सॉल्व हो जाएंगे, राइट। चलो, अब देखो आपको लिखा हुआ है साफ साफ, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ए डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो लेट अस टेक एन एग्जांपल, dy बाय dx इक्वल टू 5xy प्लस cos x। आप ये एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, बोलो। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमारे कोर्स में है, तो ये भी हमारे कोर्स में है। इसको सॉल्व कैसे करें, आपके पास अब तक दो टेक्निक्स हैं, वेरिएबल सेपरेशन एंड द सेकंड टेक्निक इफ इट इज ए होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके अपने फंडे। तो आप पहचानो कि ये होमोजेनस है क्या, और होमोजेनस नहीं है तो फिर क्या करें, या फिर कहीं से वेरिएबल सेपरेट हो रहा हो तो वो देख लो। वाई और एक्स आइसोलेट हो सकते हैं, वाई वाई वाले एक जगह, एक्स एक्स वाले एक जगह, यहाँ से आइसोलेट हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। चलो तो क्या बताइए होमोजेनस हो, तो क्या ये होमोजेनस है, कैसे पता चला। एक्स बाय वाई की वाई बाय एक्स की कोई फॉर्म नहीं बन रही। एक तरीका और बताया था कि आप टर्म्स की पावर पहचानो, वो सेम होनी चाहिए होमोजेनस होने के लिए। तो इसकी पावर क्या है 2, इसकी पावर क्या है 1, तो वहां से भी हमको डायरेक्टली पता चल गया कि होमोजेनस भी नहीं है। दैट मीन्स ये तीसरी कोई है, ये तीसरी कौन सी है, ये वाली है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब आप इसको इस वाली फॉर्म से एक बार कंपेयर करो। इस वाली फॉर्म से कंपेयर करने के लिए थोड़ा इसमें फेरबदल करना पड़ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट अवे हमने एग्जाम्पल लिया था उसी को देखो। डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज लिखो, ये प्लस 5xy इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस, तो माइनस 5xy को क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस 5xy, 5xy ऐसा लिख दूँ, इज इक्वल टू कॉस एक्स लिख दूँ। ठीक है, नाउ कंपेयर, अब करो कंपैरिजन। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, राइट, हो रहा है कंपेयर।
पहली टर्म से डेरिवेटिव वाली टर्म। फिर देखो y है, तो इधर भी y है ना। उसके बाद p और q पता नहीं क्या है सर, तो वो पता नहीं क्या इधर कैसा रूप लेके बैठा है। p तो है -5x और q है cos x। तो कंपेयर तो हो गई ना, हो गई। ठीक है, अब कंपेयर हो गई है तो p और q की वैल्यू देखो क्या है। p की वैल्यू क्या है -5x और q की वैल्यू क्या है cos x। तो आपने देखा p और q कैसे किस टाइप की चीजें होंगी। यहाँ पे p और q कैसे होंगी, क्या क्या होंगी। p क्या है बताओ, कोई वेरिएबल है। p की वैल्यू क्या है, एक फंक्शन ऑफ x है, एक फंक्शन ऑफ x है। q की वैल्यू क्या है, अगेन एक फंक्शन ऑफ x है। तो p और q दोनों के दोनों x के फंक्शंस होने चाहिए ही चाहिए। ठीक है, p और q दोनों के दोनों x के फंक्शंस होने ही चाहिए, y के हुए तो नहीं पार पड़ेगी। ठीक है, तो ये p और ये q जो नीचे बैठा है उसके फंक्शन होने चाहिए, और यहाँ जो बैठा है वो वाली चीज एज इट इज यहाँ दिखनी चाहिए। तब जाके ये जो फॉर्मेट होता है इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप वन। ऑफ टाइप वन, टाइप टू कौन सी होगी, जैसे होमोजेनियस भी दो टाइप की थी ना, dx बाई डी वाई वाली। तो dx बाई डी वाई वाली टाइप में हम क्या चेंजेस करते हैं, जो जो y के साथ हो रहा था वो x के साथ, जो जो x के साथ हो रहा था, तो आप खुद बनाओ। देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, dx बाई डी वाई। अब क्या होगा, अब p नहीं लिखेंगे इस वाली फॉर्म में, p डैश लिखेंगे, क्योंकि p है ना फंक्शन ऑफ x। तो ठीक है, तो p डैश तो फंक्शन ऑफ y होगा। अब ऊपर जो x लिखा हुआ है वो x एज इट इज यहाँ पे, और इक्वल टू q डैश, राइट। अब इसमें क्या होगा कि ये p डैश और ये q डैश फंक्शन ऑफ y होंगे, और जो x है यहाँ पे वो x यहाँ पे। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन समझ में आया टाइप वन और टाइप टू दोनों में। क्योंकि जब ये फंक्शंस ये इक्वेशन बन के आएगा तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले तो ये टाइप वन वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या टाइप टू वाली। केवल डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई देख के आइडेंटिफाई नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सर डी वाई बाई डी एक्स दिख गया टाइप वन है, डी एक्स बाई डी वाई टाइप टू, आगे की भी चीजें मैच करनी पड़ेंगी कि जो उसके बाद है वो वाई अलग से मिला कि नहीं मिला, पी और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स मिले कि नहीं मिले। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि दिख तो डी वाई बाई डी एक्स रहा है लेकिन एक्चुअली वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप टू की निकलती है जब थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं उसको आगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो ये आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ, आइडेंटिफिकेशन का काम खत्म हुआ क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू क्यू, राइट। अब सुनना आगे, अब मैं क्या करूंगा, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन है, फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर ये एक बार ही डिफरेंशिएट किया हुआ है। ये ऑर्डर टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, तो बस वो डी टू वाई बाई डी एक्स टू डी थ्री वाई बाई, बट वो हमारे कोर्स में नहीं है, ये हमने बहुत पहले ही डिस्कस कर लिया था कि हमारे कोर्स में केवल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ही लीनियर डिफरेंशियल कोई सी भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमको केवल इतना ही मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। अब यहां से ये जो फॉर्मेट बना डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसमें आप मानते हो, चलो टाइप वन पे फोकस करते हैं, टाइप टू तो भूल जाओ एक बार के लिए, बिल्कुल डिलीट कर दो एक बार के लिए टेम्पररी उसको अपने डेटाबेस से, एक बार केवल हमारे पास यही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप मानते हो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी है वो पी और क्यू है, यस और नो। क्योंकि हर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये तो मिलना ही मिलना है, बोलो, हर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये तो मिलना ही मिलना है, और यहाँ पे y रखा हुआ होना ही रखा हुआ होना है। क्योंकि ये दोनों नहीं मिलेंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है। यानी कि कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक दूसरे से p और q की वजह से ही अलग अलग है, नहीं तो सारी सेम होती। यानी कि इसको सॉल्व करने का दारोमदार भी इन पे ही है, क्योंकि जो चीज डिफरेंट हो के आएगी वही तो उसको सॉल्व करवाएगी। तो यानी कि जो है पंगा पी और क्यू का ही है, और पी और क्यू फंक्शंस ऑफ एक्स है, और पी और क्यू क्या है फंक्शन। वन मोर थिंग, पी और क्यू फंक्शंस ऑफ एक्स है। वन मोर थिंग, आगे बढ़ने से पहले, ये क्यू जो है जैसे फंक्शन ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स बोलो, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स 3x 5x, लेकिन अगर ये सिंपली 5 लिख के आ गया तो भी वो फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, क्योंकि 5 को भी हम लिख सकते हैं 5x टू द पावर 0, लिख सकते हैं। तो आप चाहो, अगर आप इतना डिटेल में समझ पा रहे हो तब तो आप, जैसे आपने पहचान लिया कि 5 है सर, तो भी कोई दिक्कत नहीं। बाय द वे नहीं पहचान पा रहे हो या थोड़ा और इजी रखना चाहते हो चीजों को, तो फिर ऐसे याद रख लो कि पी और क्यू
या तो फंक्शंस ऑफ एक्स हैं या फिर कॉन्स्टेंट्स हैं, या तो फंक्शंस ऑफ एक्स हैं या फिर कॉन्स्टेंट्स हैं। दूसरे टाइप वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, या तो वो फंक्शंस ऑफ वाई होंगे या कॉन्स्टेंट्स होंगे। ठीक है, चलो अब अपन बात कर रहे थे पी और क्यू के साथ करना क्या है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक टर्म यूज होगी जिसको हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या कहेंगे हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये बार बार आपको हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, तो ये शॉर्ट में अलाउड किया हुआ है कि आप इसको शॉर्ट में आई एफ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, आई एफ। इसकी वैल्यू आएगी पी की मदद से। देखो पी की मदद से कुछ होगा और क्यू की मदद से कुछ होगा, क्योंकि यही दोनों है दारोमदार जिसको सॉल्व करने के। तो पी की मदद से इसकी वैल्यू आएगी। अब पी की मदद से इसकी वैल्यू कैसे आएगी, पी एक फंक्शन ऑफ एक्स है, उसको इंटीग्रेट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या कहा मैंने, पी एक फंक्शन ऑफ एक्स है, उसको इंटीग्रेट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो पी का इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स को क्या कहेंगे, इंटीग्रल पी डी एक्स, इंटीग्रल पी डी एक्स ऐसे कहेंगे। और फिर ये जो आंसर आए इस पे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई कर दो, यानी कि इसको ई पे बिठा दो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है, ई की पावर पी डी एक्स। यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व होके आ जाएगा और पी का रोल खत्म हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा एक फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, एक फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, नहीं आएगा बोलो, आएगा। अब क्या करें, अब आप क्या करोगे, ये जो सब आंसर आया, जो भी आंसर आया फंक्शन ऑफ एक्स, उसको आप उसको आप इधर एलएचएस और इधर आरएचएस दोनों में करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, दोनों में मल्टी। अच्छा पहले हम एल्गोरिथम की बात कर रहे थे, पहले हम क्या कर रहे थे, एल्गोरिथम की बात। तो एल्गोरिथम सुन लो पहले, मल्टीप्लाई करना तो एल्गोरिथम कैसे आया उसका पार्ट है ना, तो उसको भूल जाओ एक बार। अब क्या करेंगे सर, इंटीग्रल पीडीएक्स है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब आप यहाँ पे उठाओ वाई, लिखो यहाँ पे, इस वाई से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो भी आंसर आया उसको लिख दो। अभी मैं आई एफ लिख देता हूँ, उसको कुछ आंसर आएगा ना, कुछ फंक्शन ऑफ एक्स आएगा ना, वो लिख दो। इधर आ जाओ आरएचएस में, वो क्यू बैठा है ना, उस क्यू से भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। इधर तो वाई से करो, उधर उस क्यू से करो। और क्यू एक फंक्शन ऑफ एक्स है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन एक फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक फंक्शन ऑफ एक्स है। तो अगर ये दोनों का प्रोडक्ट भी फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसको अगेन इंटीग्रेट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहां से जो भी आंसर आएगा वहां से y एज ए फंक्शन ऑफ x बना दो, वही आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स फाइनल सॉल्यूशन लिख सकता हूं मैं y इक्वल टू आई एफ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/आई एफ इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी एक्स। या फिर आई एफ को और फर्दर एक्सप्लेन करें तो क्या है, e की पावर पी डी एक्स। क्या है वो बताओ, e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, नॉट पी डी एक्स। और इधर भी e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होकर एक बार और से इंटीग्रेट होगा। यहां से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, तो लास्ट में प्लस सी भी लगा देंगे। और यही आपका जनरल सॉल्यूशन है, यही आपका क्या है, जनरल सॉल्यूशन। और एक बार जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन करने के जो प्रोसेस है वो पूरा सेम प्रीवियस होमोजेनियस और वेरिएबल सेपरेशन में चला। तो एल्गोरिथम तो याद हो गया क्या, बताओ क्या क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे, पी और क्यू निकालने के लिए कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर पी और क्यू निकालेंगे। पी और क्यू तो सबसे पहले निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ सॉल्व करने का काम वही करके देगा। फिर क्या करेंगे, पी और क्यू निकालने के बाद आई एफ निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, ठीक है, उससे आई एफ निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, पी का रोल एक बार के लिए खत्म हो गया, अब शुरू होता है क्यू का रोल। तो पी के साथ क्या करना है, मतलब इंटीग्रल पी डी एक्स, आई एफ निकल गया, आई एफ के साथ क्या करना है, इक्वेट कर देंगे। और फिर फाइनली आईएफ को इधर ले जाएंगे। वैसे आईएफ को इधर ना भी ले जाएं तो भी चलता है काम, क्योंकि वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स जरूरी नहीं है कि वाई पूरा आइसोलेट होकर मिले आपको। एक इक्वेशन चाहिए ना आपको, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से एक जनरल इक्वेशन चाहिए। अब कब तो हम इसको डिवाइड करते हैं और कब इसको डिवाइड नहीं करते हैं। तो अगर इसको आईएफ को इधर डिवाइड करने से थोड़ी सी जो इक्वेशन है वो ईजी हो रही है तो डिवाइड करो, और ऐसा लग रहा है कि डिवाइड करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही है या अजीब सी बन रही है, तो फिर उसको उधर ही रहने दो। तो ये अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेगा कि आईएफ को कब तो इधर आके डिवाइड करना है, कब उधर ही रखना है। ठीक है, बाकी वाई तो उधर ही रहना है। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर ये क्यों किया, ये किया तो किया, फिर ये क्यों किया। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया आपने। जैसे
मैंने श्रीधराचार्य बता दिया ये कर दो। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, चलो ठीक है बहुत सरल सी बात है, लेकिन फिर ये भी तो सोचना है कि वो कहाँ से आया। तो अब ये सोचना है कि ये एल्गोरिथम कहाँ से क्रिएट हुआ, उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी खत्म हो चुका है इंट्रोडक्शन, कायदे से देखा जाए तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उल्टे टाइप में फिर जस्ट उल्टा कर देंगे। बताओ क्या क्या चेंजेस होगा वहां पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, वहां पे फंक्शन ऑफ वाई है ना वो, तो पी डी वाई, फंक्शन ऑफ वाई है तो वो पी डी वाई। फिर उसके बाद इधर वाई था तो इधर क्या आ जाएगा एक्स, और इधर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई। ठीक है, बस आंसर। और आई एफ को बस इधर ले आओ। ठीक है ना, चलो तो आ जाओ एक बार नोट सेक्शन पे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की हैं, पहली टाइप की स्टार्ट करते हैं अपन। स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं पहले। A differential equation of the form dy by dx plus py equal to q is a linear differential equation। यहाँ पे आप ऐड कर देना, वैसे तो आपके ऑर्डर वन की ही है, बट फिर भी हम जितना हो सके हमारी जनरल नॉलेज भी अच्छी रखें। आगे बुक में भी मेंशन है। ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑफ ऑर्डर वन, इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन। मेंशन किया हुआ है आपके बुक में भी, क्योंकि बोर्ड से भाई हु नोस कल को इसी से आधे नंबर का क्वेश्चन बन के आ जाए तो। स्टेटमेंट एंड असर्शंस वाले क्वेश्चंस भी होते हैं आपके, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्लास 10th में थे, ऑफ ऑर्डर, ऑफ ऑर्डर वन, ये मेंशन कर देना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये नोट सेक्शन आप लिख लेना। वेयर, जहाँ पे पी एंड क्यू क्या होंगे, वेयर P एंड Q आर ईदर द फंक्शंस ऑफ X, और ये मेंशन किया हुआ है, और कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं। बाकी अगर मैं यहाँ से कॉन्स्टेंट्स वर्ड हटा भी दूं और इतना ही छोड़ दूं तो भी आप समझ पा रहे हो कि कोई भी कॉन्स्टेंट भी फंक्शन ऑफ X या फंक्शन ऑफ Y बन सकता है। ठीक है, और मर पर्टिकुलरली हमने इधर मेंशन कर दिया कि फंक्शंस ऑफ X होने चाहिए, राइट, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। दे शुड बी ईदर द फंक्शंस ऑफ X और दे कैन बी व्हाट, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल, चार तरीके की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप वन के एग्जाम्पल्स देखो। देखो डी वाई बाई डी सब में है, यहाँ पे है, बोलो। वाई सब में है, चेक करो। अच्छा, वाई की पावर वन मिलनी चाहिए क्योंकि लीनियर है। वाई की पावर वन मिलनी, वाई स्क्वायर नहीं मिलना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस ही मिलना चाहिए, तो अगर माइनस है तो उसको प्लस बनाना है। ठीक है ना, आगे कांस्टेंट, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स कांस्टेंट, बोथ साइड कांस्टेंट, बोथ साइड फंक्शन ऑफ एक्स। तो चारों तरीके की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप वन समझ में आ गई। चलो लगे हाथ टाइप टू को इंट्रोड्यूस तो कर देते हैं, फिर चलते हैं सीधा एल्गोरिथम पे। टाइप टू, टाइप टू क्या हो जाएगी, जस्ट उल्टी टी एक्स बाई डी वाई, और यहाँ पे पी एन क्यू ना लेके हम क्या लेंगे, पी डैश क्यू डैश। पी डैश क्यू डैश आर इधर द फंक्शंस ऑफ वाई और कॉन्स्टेंट्स, जैसे वहां पे फंक्शंस ऑफ एक्स था, यहाँ पे फंक्शंस ऑफ वाई, राइट, फंक्शंस ऑफ वाई और दे कैन बी कॉन्स्टेंट्स। आगे बढ़ो, इसके भी दो एग्जांपल्स देख लो। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी एक्स बाई डी वाई, और यहाँ पे x, और यहाँ पे देखो कांस्टेंट फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ y कांस्टेंट, और वो भी हो सकता है कि कांस्टेंट कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ y दोनों जगह भी हो सकता है। ठीक है, तो चारों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। चलो, हाउ टू सॉल्व ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो लेट अस सी कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा इसके एल्गोरिथम को समझने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। क्वेश्चंस देखो, कई बार कोई इक्वेशन ऐसी बन जाती है जहां पे इसमें जो हो रहा है वो वहां पे करना पड़ता है, इसके एल्गोरिथम को समझने के लिए जो हो रहा है वो वहां पे करना पड़ता है। एंड मोर ओवर, अगर आप एल्गोरिथम समझ के काम करते हो तो वो लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, देखो ये गिवन इक्वेशन है, हम क्या करेंगे, इसको और इसको एक ऐसे जी ऑफ एक्स नामक फंक्शन से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे ताकि जो आरएचएस वाला पार्ट है वो जी ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है। कोई कहे कि सर cos x से मल्टीप्लाई कर दो, जी ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। कोई कहे कि सर साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। बट आपको ऐसा फंक्शन सोचना है, जैसे अपन ने पहले करते थे क्या, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ऐसे दो नंबर सोचो जिनको जोड़ने पे ये आ जाए, जिनको मल्टीप्लाई करने पे, ऐसे सोचना पड़ता था ना, फिर सोचने के बाद पुटअप करना पड़ता था। अगर आपने वो सक्सेसफुली सोच लिया तो वो फटाफट 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 सॉल्व होता जाता था, फैक्टराइज हो जाता था। और आपने मान लो गलत सोच लिया तो फैक्टराइज नहीं हो पाता था ना। तो अगेन यहाँ पे ऐसा फंक्शन सोचना है जिसको दोनों साइड्स मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली एलएचएस आरएचएस इक्वेशन में दोनों साइड से मल्टीप्लाई होते हैं, ताकि जो आरएचएस पार्ट है वो y इंटू इसी जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकल के आए।
जो आपने सोचा है ना, y इंटू इसी g ऑफ x का डेरिवेटिव पार्ट RHS बन जाए, मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद y इंटू जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वो बन जाए। ठीक है, ऐसा फंक्शन आपको सोचना है। आपको ऐसे कैसे सोच लें, एक्स का फंक्शन सोचना है, अब आपको ऐसे कैसे सोच लें, एक्चुअली यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, अभी आगे चल के रिवील होगा। हमको हमको ऐसा फंक्शन सोचना है। अब पहले जब ये इवॉल्व हुआ कॉन्सेप्ट, ये इवॉल्व हुआ कॉन्सेप्ट, तो ऐसा फंक्शन सोचा जाता था, बाद में डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया कि सोचो मत, आईएफ निकाल लो, वही वो फंक्शन। यानी कि जो अब आईएफ हम निकालते हैं वो पहले सोचा जाता था, अब डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, तो चलो एक बार के लिए वो फंक्शन हमको सोचना है। अब आगे चलते हैं। सपोज करो वो फंक्शन मैंने सोच लिया, सोच लिया, तो मैंने क्या करा, उस जी ऑफ एक्स नामक फंक्शन को LHS RHS दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। तो LHS क्या था, dy/dx इंटू पी वाई, ये था। तो जी ऑफ एक्स इधर भी मल्टीप्लाई हो गया सोचने के बाद, और जी ऑफ एक्स इधर मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई होने के बाद RHS y इंटू जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बन गया। तो y इंटू जी ऑफ एक्स के डेरिवेटिव को d/dx ऑफ y इंटू जी ऑफ एक्स कह सकते हैं ना। ओके, अब आप एक काम करो, LHS पार्ट को तो छेड़ो ही मत, और RHS पार्ट में इसका डेरिवेटिव कर दो। चेन रूल से कर सकते हैं ना, चेन रूल से इसका डेरिवेटिव। तो y एज इट इज, y एज इट इज, या y का डेरिवेटिव पहले कर लो, और g ऑफ एक्स एज इट इज। अब y एज इट इज, और g ऑफ एक्स के डेरिवेटिव को अल्फा जी डैश एक्स लिख दें। ऐसा करने से इधर भी दो टर्म्स बन गई और उधर पहली दो टर्म्स थी, तो ये टर्म सेम हो गई, तो कैंसिल आउट हो गई। अब एक एक टर्म बची, उस एक एक टर्म में भी y से y कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, p इंटू जी ऑफ एक्स, और इधर क्या बचा, तो इस जी ऑफ एक्स को इसके नीचे डिवाइड करवा सकता हूं, तो वहां से p की वैल्यू आ गई, क्या आई, जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। जी डैश एक्स, वाई से वाई कटा, जी ऑफ एक्स को जी डैश एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स। अब ये एक ऐसा फंक्शन हो गया जिसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, तो इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अगर इधर इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू उधर भी करूंगा, तो इंटीग्रल पी डी एक्स क्या हो गया यहाँ पे, इंटीग्रल पी डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने चलाया, तो मुझे इंटीग्रल पी डी एक्स हो गया जी डैश इंटीग्रल जी डैश एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको सॉल्व करके क्या लिख सकता हूँ, लॉग जी ऑफ एक्स, जो आप बता रहे हो। ठीक है ना, फिलहाल प्लस सी नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये प्लस सी तो हम लास्ट में लगाते हैं फाइनल सोल्यूशन में। यहां से ये इंटीग्रल पी डी एक्स हो गया। अगर मुझे लॉग को हटाना है तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ से तो लॉग हट जाएगा, और वहां पे ये e की पावर पी डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ से वो जी ऑफ एक्स फंक्शन सोचने वाला आप सोच पाओगे। ये वो जी ऑफ एक्स फंक्शन है जो आप सोच रहे थे, और इसी को आगे चल के इंटीग्रेटिंग फैक्टर नाम दे दिया गया। समझ आया, क्लियर। तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स हो गया, और इसी जी ऑफ एक्स को आगे चल के क्या नाम दे दिया गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आज के जमाने में हम डायरेक्ट याद करते हैं कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, बट ये इस प्रोसेस से निकल के आया है। ओके, अब हमने क्या कहा था कि ऐसा फंक्शन सोचो, फिर सोच के क्या करो, ऐसा फंक्शन सोचो, सोच लिया। अब आप क्या करोगे, सोचने के बाद इसको बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी और इधर भी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, जैसे ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। ये जो प्रोसेस था, ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो फंक्शन सोचने का था, सोच लिया। अब क्या करें, अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन उठाओ, और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करो, ई की पावर पी डी एक्स। ओके, अब देखो जैसे ही आप इसको दो साइड्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी कैसी फॉर्म बनेगी, देखना। ये डी वाई बाई डी एक्स को आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, ये पी वाई को भी आपने किया, और ये क्यू को भी आपने किया, कर दिया, राइट। अब आप जरा एलएचएस पार्ट पे फोकस करो। एलएचएस पार्ट जो है, y इंटू ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स का होल डेरिवेटिव है, चेक करो। चेन रूल से अगर मैं इसका होल डेरिवेटिव करूं तो y का क्या बनेगा, ये एज इट इज। फिर अब y तो आ गया एज इट इज, और जब मैं इसका इंटीग्रल करूंगा, इसका क्या करूंगा, इंटी नहीं डेरिवेटिव करूंगा, सॉरी, तो इसका डेरिवेटिव करूंगा तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक बार तो एज इट इज आ जाता है, और एक बार इसका जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो कैसे करूंगा, ई की पावर एक बार तो एज इट इज आ गया, और चेन रूल से ऊपर वाले का करूंगा,
तो जब आप इंटीग्रल पी डी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, डी बाय डी एक्स करेंगे, तो डी एक्स से डी एक्स कटा, डी से इंटीग्रल कटा, क्या बचेगा? ओनली पी। तो ये पी क्या आ गया? यहाँ पे आ गया। तो मानते हो कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इसका होल डेरिवेटिव है या नहीं है? है या नहीं बताओ? है। तो इसको मैं इसका होल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकता हूँ, होल डेरिवेटिव ऑफ वाई इंटू ई की पावर पी डी एक्स, और वो तो एज इट इज चलते जा रहा है। ठीक है। अब आप यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो ये डी बाई डी एक्स तो कट गया, और वहां पे इंटीग्रल आ गया, इंटू डी एक्स हो गया। तो यहाँ से ये हमको फाइनल जनरल सॉल्यूशन मिल गया वाई इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स इंटू डी एक्स, राइट? समझ आया? ठीक है। और जैसे मैं इसमें प्लस सी और एड ऑन कर देता हूँ, जैसे मैं प्लस सी और एड ऑन कर देता हूँ, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का प्रोसेस वही है, ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब एल्गोरिथम क्या है, करना कैसे रहता है? सब कुछ करना है, कुछ नहीं करना आपको। एल्गोरिथम ये है कि पहले तो कंपेयर करो, मैंने आपको वैसे एल्गोरिथम पहले बता दिया है, एक बार देख लो उसमें नोट्स में। पहले तो कंपेयर करो टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। फिर सेकंड स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो, और थर्ड स्टेप है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो इस फॉर्म में सॉल्यूशन आपके हाथ में होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये आपके हाथ में सॉल्यूशन मिल गया आपको। क्लियर? ये 3 स्टेप्स में हमारा काम हो जाएगा। 3 स्टेप्स किसी इक्वेशन में लेंदी होंगे, किसी में इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट अप कर देना बस, फिर दोनों चलो। ठीक है, बताओ कोई डाउट? चलें क्वेश्चंस पे? रेडी? जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा नहीं कि हमने सीखा है कुछ। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज स्ट्रेट अवे। एक्सरसाइज से ही ले लेते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 6, आपकी बुक में होगी 5th। आपकी बुक में 5th होगी ना, नई वाली में? अच्छा ठीक है, दैट इज इट फॉर द नोट सेक्शन। एग्जाम्पल्स भी देखते रहना। एग्जेशन की प्रैक्टिस कहाँ से करूं? 10th में कहाँ से करी थी? उसकी बात अभी नहीं करेंगे, उसकी बात अभी नहीं करेंगे। अभी जो चीज चल रही है उस पर फोकस करो, फिर क्या करना है फिर बताएंगे आपको। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 9.6 में फर्स्ट से पहले सेकंड क्वेश्चन उठाओ। उसका कारण यह है कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो फाइनल इंटीग्रल होता है ना, जो आरएचएस में जाके करते हैं, जो फाइनल इंटीग्रल होता है वो थोड़ा सा बड़ा सा बनेगा। यहाँ पे बड़ा सा बनेगा ना, तो आपका फोकस पूरा उस पर जाएगा कि इंटीग्रेशन कैसे हुआ। आपका फोकस इस पे नहीं जाएगा कि इक्वेशन कैसे सॉल्व हुई। इक्वेशन की जो फंक्शनैलिटी अपन ने देखी, ऐसे कर लो वैसे कर लो, उस पर फोकस जाना चाहिए अभी शुरू के कुछ क्वेश्चंस में। ऐसा नहीं कि फाइनली घूम फिर के तो इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं सर हम, जो 7वें चैप्टर में कर रहे थे। तो पहले इसलिए अपन ने सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं। तो ये लो साहब, सेकंड क्वेश्चन उठा लिया हमने। हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और जैसे आपने पहचान लिया तो आप लीनियर वर्ड भी लगा सकते हो। हेयर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहचान लिया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हेयर द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या करते हैं? एल्गोरिथम में क्या था पहला स्टेप? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उससे कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयरिंग द गिवन डीई, द गिवन इक्वेशन with the standard form, with the standard form. That is, what is the standard form? dy on dx, बोलो, plus py इक्वल टू q, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां से कंपेयर करके आपको p और q निकालना है। तो कंपेयर आप इजीली कर पा रहे हो। p की वैल्यू तो आ रही है +3, और q की वैल्यू आ रही है e की पावर -2x, राइट? वी गेट वी गेट p इक्वल टू 3, राइट? एंड q इक्वल टू e की पावर -2x। बोलो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? ये हमारा स्टेप नंबर 1 खत्म हुआ एल्गोरिथम का।
अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। उसके लिए क्यू को हाल फिलहाल बोलो, आप शांत रहो, आप वेट करो, आपके पास आ जाएंगे, अभी पी का ही रोल है, जो भी रोल है। ठीक है, तो पी का रोल है नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इन शॉर्ट वी कैन राइट आई एफ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, कैसे निकलता है ये, ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। इसको डिराइव करके नहीं बताना कि ये ऐसा ही क्यों है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, तो ई की पावर इंटीग्रल, पी की वैल्यू क्या है 3, तो पहले तो ई के ऊपर जो फंक्शन है उसको सॉल्व करो, उसको इंटीग्रेट करो। तो इंटीग्रल 3 dx क्या होगा, 3x, तो ई की पावर 3x, ठीक है। प्लस से आपको नहीं लगाना, ठीक है। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फाइन, कोई डाउट? ओके। अब जो एल्गोरिथम का स्टेप नंबर 3 है, उसमें आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया कि चलो ऐश करो, ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन अभी पहला ही क्वेश्चन चल रहा है, तो अपन पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं करेंगे, अब अपन प्रोसेस से करेंगे। क्या था एल्गोरिथम को अंदर डिटेल में घुस के देखो तो क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कराना, एलएचएस एंड आरएचएस को। तो नेक्स्ट पेज में मैं वो काम करने वाला हूँ। यहाँ तक हो गया। नाउ डिलीट हो जाएगा ये। तो बस इसमें तो हमने यही देखा है कि पी की वैल्यू 3 है, क्यू की वैल्यू ये है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है ना। एक बार नेक्स्ट पेज पे इसको नोट डाउन कर लेंगे। ट्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली रीस्टार्ट करना चाहिए इसको। ठीक है, सो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं कि हमारे पास पी क्या है 3, एंड क्यू क्या है ई की पावर -2x, और साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी क्या, ई की पावर 3x। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग, नाउ मल्टीप्लाइंग both sides of both sides of given dE of given dE by integrating factor, we get, so let us multiply। बोलो LHS क्या है हमारे पास, dy/dx प्लस 3y, ये सारा है। तो बोथ साइड्स कराएंगे तो एक एक टर्म से कराएंगे। तो dy/dx को करा दो पहले, रुक तो जाओ, dy/dx है यहाँ पे, फिर क्या है हमारे पास प्लस 3y है, इज इक्वल टू RHS में क्या है e की पावर -2x, राइट। तो मैंने तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करा देना है इससे, किससे, IF से, यानी कि इंटू ई की पावर 3x, इंटू ई की पावर 3x, इंटू ई की पावर 3x, राइट। अब आप ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है ये ऑटोमेटिकली y इंटू ई की पावर 3x का होल डेरिवेटिव है, हमेशा बनेगा। अगर आपने p सही निकाला है, जैसे वहां पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में वो दो नंबर ढंग से सोच लेते थे तो ऑटोमेटिक फैक्टराइज हो जाते थे ना। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर आपने ये ढंग से सोचा है तो ये ऑटोमेटिकली ये बनेगा, और ये नहीं सोचा है तो नहीं बनेगा। ठीक है, चेक करो है या नहीं है। देखो y का डेरिवेटिव dy/dx ये एज इट इज, उसके बाद फिर y एज इट इज है, और e की पावर 3dx का डेरिवेटिव 3 इंटू ई की पावर 3x होता है ना। ठीक, तो इस नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर दूंगा इसको, दिस इज इक्वल टू, आंख बंद करके आप लिख सकते हो अगर आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर सही निकाला है, दिस इज इक्वल टू y इंटू, इज इक्वल टू y इंटू ई की पावर 3x का होल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। LHS पार्ट, ओनली LHS पार्ट ऐसा है, और RHS पार्ट को तो सॉल्व करके लिख दो बस एक बार के लिए। तो ई की पावर -2x, 3x -2x क्या हुआ, एक x बच गया, ई की पावर x। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स with respect to x, we get, तो जैसे ही आपने इंटीग्रेट किया बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा, इंटीग्रल, फिर ये पूरी टर्म dy/dx मल्टीप्लाइड बाय y इंटू ई टू द पावर 3x, और इंटीग्रेट कर रहे हो तो एक बार और dx लगाओगे, ये बोथ साइड, इस वाली साइड को इंटीग्रेट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x, उस साइड भी करो, तो इंटीग्रल, उधर कौन है ऑलरेडी मेरे पास ई टू द पावर x है बस, और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो इनटू dx, राइट। इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व किया तो LHS में इंटीग्रल तो डेरिवेटिव से हो गया कैंसिल आउट, इंटीग्रल d से dx से dx, तो क्या बचा
y इंटू ई की पावर 3x इक्वल टू, एक बार के लिए एज इट इज लिख लो, इंटीग्रल ई की पावर x dx। राइट। अब आपके पास इस समय जो इक्वेशन है वो आप पिछले पेज में जो अपन ने ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला उसके बाद डायरेक्ट लिखी जा सकती है इन द सॉल्यूशन, अनटिल एंड अनलेस कि वो बड़ा मतलब छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़े वेटेज का नहीं है, देखिए इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, क्वेश्चन के वेटेज वैसा ही होगा जितनी उसकी औकात है, जितना उसको सॉल्व करने में हमको काम करना है, एफर्ट लगाना है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको लगता है, अब ये डिसीजन आपको एग्जाम में लेना होता है कि यार क्वेश्चन तो बड़ा छोटा सा है, 3 नंबर का कैसे है, तो कुछ तो लिखें इसमें, तो ये लिख देना, यहां से यहां कैसे पहुंचे ये वाला प्रोसेस लिख देना, हाल फिलहाल इसको कैंसिल आउट करो। यानी कि अगले क्वेश्चन से अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया ना, तो सीधे जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉल्व करके ये मिला, उसका इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। क्या करेंगे हम, सो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डीई, सो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डीई is given by is given by y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू बोलो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x। अपन बाकी क्वेश्चन में यही काम करेंगे सीधे। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर दिया, पीछे क्या मिला मुझे, y इंटू ई की पावर 3x, और इधर इन दोनों को सॉल्व करके e की पावर x मिल ही गया था इंटू dx। इसको इंटीग्रेट कर दो अब RHS साइड को, इसको एज इट इज रहने दो, इसको एक बार वेट करवाओ। इंटीग्रल ई एक्स क्या होता है वैसे, तो ये एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया, इस जैसे इधर इंटीग्रल पूरा हो RHS में तो फिर प्लस से ही लगा दो। तो इधर क्या बनेगा, y इंटू ई टू द पावर 3x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, करवाओ। तो e की पावर x को e की पावर 3x से डिवाइड कराएंगे तो e की पावर -2x, और c को कराएंगे तो c इंटू ई की पावर -3x is the given general solution, is the required general solution of the given DE. It's the required general solution of the given डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे पहले हमने निकाला। समझ आया? ओके, चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्पीड पकड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैं थर्ड लेता हूं पहले, फर्स्ट को अभी थर्ड के बाद लेते हैं, ठीक है, ताकि एक बार और फ्लो बन जाए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या इंटीग्रेशन पोर्शन थोड़ा सा वो है, बोरिंग सा, बोरिंग का मतलब वो हेक्टिक होता है ना इक्वेशन बना के करने वाला, तो वैसा है, तो उस वो तो कर ही लेंगे, खेल में हमने ऐसा इंटीग्रल्स किए ही हैं। हियर द गिवन डी इज दिस, क्या करूंगा सबसे पहले, कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म बताना, डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो इससे कंपेयर करेंगे हम, तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज पी एंड क्यू, बताओ पी की वैल्यू क्या निकल गई, यस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई इंटू 1/x, राइट। तो पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/x, और क्यू की वैल्यू क्या निकल के आएगी x²। वी गेट p इक्वल टू 1/x एंड q इक्वल टू, बोलो क्या, x²। अगला स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। वो निकालने के लिए क्या करते हैं हम, e की पावर इंटीग्रल p dx, राइट। तो e की पावर इंटीग्रल p की वैल्यू क्या है, 1/x dx, तो इंटीग्रल 1/x क्या होता है, log x, log मॉडुलस x, और e से log कट के क्या बना, x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x निकल गया। अब सीधे सीधे जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, बाकी कायदे से तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, लेकिन वो करने के बाद क्या होगा मुझे पता है। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, नाउ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डीई इज गिवन बाय, नाउ द जनरल सॉल्यूशन of the given DE of the given linear DE is given by is given by y into integrating factor equal to इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी, एटलीस्ट ये तो पूरा लिख के आना। ठीक है, अब यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने निकाल चुका हूं, दैट इज y इंटू क्या निकाल चुका हूं, x, और इधर q क्या था, x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन x इंटू dx। इतना करने के बाद केवल RHS को सॉल्व किया करो थोड़ी सी देर, जब तक वो हो जाए, तो x³ हो गया, ये इंटीग्रल x³ dx
और इंटीग्रल एक्स क्यूब डी एक्स क्या होता है, एक्स टू द पावर 4/4। आर एच एस पार्ट सोल्व हो जाए तो प्लस सी भी लगाना है। ये किसकी वैल्यू है, वाई एक्स की। तो एक्स को इधर डिवाइड करना पॉसिबल है, करवा दो। तो फाइनल इक्वेशन बन जाती है मेरी, इंप्लाइज वाई इक्वल टू एक्स, एक्स टू द पावर 4 से एक्स डिवाइड होगा तो एक्स क्यूब बाय 4, और उधर डिवाइड होगा तो सी इंटू सी बाई एक्स हो जाएगा। वैसे तो सी इंटू एक्स की पावर -1, सही है। इसी फॉर्म में, किस फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में एक्स को उधर ही रखा है। हाँ तो किसी में एक्स को उधर ही रखेगा, किसी में नहीं रखेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इस द required general solution of the given DE is the required general solution of the given DE, राइट। अब चलें फर्स्ट वाले के पास, देखें उसमें ऐसा क्या है खास। चलो कर दूं डिलीट, खास कुछ नहीं है, पुराना इंटीग्रल है जो हमने सॉल्व किया है, 2-3 बार तो कर लिया, अब चौथी बार वापस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो, दिस इज द गिवन DE, कंपेयर करो। स्टैंडर्ड फॉर्म इज dy/dx प्लस py इक्वल टू q। कंपेयर करके p एंड q बताओ। p इज 2 एंड q इज sin x। निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल p dx इक्वल टू e टू द पावर p क्या है, इंटीग्रल 2 dx, 2 dx का मतलब हो गया 2x। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लिखो जनरल सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे अब अपन, ये तो हो गया एक स्टेज का काम, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं अपन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर 2x, q क्या है, sin x इंटू द पावर 2x का होल इंटीग्रल। अब आप समझ गए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा यहाँ पे, और ये ऐसा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा जो कि साइन एक्स का कोस एक्स बन जाएगा, कोस एक्स का साइन एक्स बन जाएगा, फिर साइन एक्स का कोस एक्स बन जाएगा, किया था ना हमने ऐसा। तो उसको कैसे करते हैं अपन सॉल्व, आई लेके और आई लेके फिर इक्वेशन बना के, ठीक है। तो वो पार्ट तो अब पहले कर चुके हैं, तो करना ही करना है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं नेक्स्ट स्टेप में, एक काम करता हूँ, उसको इस पूरी आर एच एस को ही मैं आई ले लेता हूँ, ठीक है। y इंटू ई टू द पावर 2x इक्वल टू आई को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, आई को सॉल्व करके लाते हैं वहां से, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, आई को सॉल्व करके लाते हैं वहां से, फिर वापस यहाँ पुटअप कर देंगे, ठीक है। चलो, तो आई इक्वल टू, अब आई को सॉल्व कर रहे हैं अपन ओनली, आई इक्वल टू इंटीग्रल, बोलो फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, साइन एक्स ही होगा, और ई टू द पावर 2x dx सेकेंड फंक्शन होगा। सो फर्स्ट फंक्शन हेयर इज साइन एक्स एंड सेकेंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर 2x। कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर 2x का इंटीग्रल करो, और डेरिवेटिव करो, नहीं, इंटीग्रल करो, इंटीग्रल इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, तो ई टू द पावर 2x का इंटीग्रल ई टू द पावर 2x, ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा था उसका डेरिवेटिव करो cos x, और वो जो इंटीग्रल किया था उसको कॉपी पेस्ट करो, और 1/2 को बाहर निकाल दो, तो 1/2 को बाहर निकालते ही इंटीग्रल ऐसे हो गया dx। अब जो ओरिजिनल फंक्शन था वैसा का वैसा ही फॉर्म दिखाई दे रही है, बस sin x की जगह cos x है। अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बाय पार्ट्स, तो अब फर्स्ट फंक्शन ये वाला, और सेकंड फंक्शन ये वाला, राइट, करो। तो sin x, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, sin x इंटू ई टू द पावर x होल डिवाइडेड बाय 2, राइट। -1/2 तो बिल्कुल बाहर है इस, हाँ, ई टू द पावर 2x, ठीक है। 1/2 बिल्कुल बाहर, ब्रैकेट लगा दो, है ना। फर्स्ट फंक्शन अगेन एज इट इज, जैसे हमने पिछली बार किया, और सेकंड फंक्शन का अगेन वही सेम इंटीग्रल ई टू द पावर 2x/2 माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, -sin x, बोलो, मल्टीप्लाइड बाय वही ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 का होल इंटीग्रल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लें इसको, तो यहाँ से एक आई और निकल के आ जाएगा, ठीक है। साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस, एक बार 1/2 को बाहर ही रखो, अंदर चलते नहीं क्या हुआ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, cos x इंटू ई टू द पावर 2x होल डिवाइडेड बाय 2। अब कितने माइनस है, 2 माइनस है, तो प्लस कर दूं यहाँ पे, और ये 1/2 एक बार वापस बाहर निकाल दूं, और अंदर क्या बचा, साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x dx, जो कि एक्चुअली ओरिजिनल आई है,
तो एक बार 1/2 को मल्टीप्लाई कराओ अंदर, तो इट इज लाइक साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये cos x इंटू ई टू द पावर 2x होल डिवाइडेड बाय 4 हो गया, और फिर 1/2 अगेन माइनस लगा हुआ है लेकिन बार, तो -1/4 हो जाएगा, -1/2 इंटू -1/2 -1/4, और ये जो है इसको हम लिख सकते हैं आई। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी है, ये भी आई की वैल्यू है, तो आई की वैल्यू में कहीं आई आ गया, आई की वैल्यू में कहीं आई आ गया, तो इसको इधर से मर्ज कर दो, तो आई प्लस 1/4 ऑफ आई कितना हो गया, 5/4 टाइम्स ऑफ आई इक्वल टू, और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है 1/2, और 1/2 क्यों, 1/4 कॉमन लो, ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 4 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचता है, यहां से बचता है 2 साइन एक्स माइनस सिंगल कॉस एक्स, राइट, तो 4 से 4 काटो, ओके, और आई की वैल्यू हो जाएगी ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इस वैल्यू को जस्ट यहाँ पे इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करो, और जैसे आप सब्सटीट्यूट करोगे तो देखो इधर भी ई टू द पावर 2x है, इधर भी ई टू द पावर 2x है, तो कट जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आओ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो बोलो इक्वेशन 1 को हमने कहाँ छोड़ा था, बोलो कहाँ छोड़ा था, y इंटू ई की पावर 2x, राइट, यहाँ छोड़ा था, इक्वल टू, और आई की वैल्यू आई इक्वल टू आई करके छोड़ा था, आई की वैल्यू क्या निकाली, ई की पावर 2x बाय 5, 2x 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब वैसे तो अपन ने यहाँ पे सी नहीं लगाया, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है, तो अब तो सी लगाएंगे, तो जैसे हम सी लगाएंगे तो अब ई की पावर 2x से डिवाइड कराए हो, तो इधर तो ई की पावर 2x ई की पावर 2x कट गया, तो क्या बचा 1/5 टाइम्स ऑफ 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लेकिन सी से भी तो डिवाइड होगा, तो सी से डिवाइड होगा तो सी इंटू ई की पावर -2x हो जाएगा। बस यही आंसर है, इसी फॉर्म में भी है, इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। समझ आ गया। अब होता क्या, अगर अपन पहला क्वेश्चन पहले ही कर लेते हैं तो आपका पूरा ध्यान इसमें केंद्रित हो जाता, क्योंकि आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये हाल होता है कि इस चैप्टर तक इसका इंटीग्रल करना वाकई में याद नहीं होता और करना नहीं आता, तो जब नहीं करना आता तो बच्चा देखता है तो बहुत सरलता, इस पे देखो ये कैसे हुआ, तो घूम फिर के वो उस पे उसकी फंक्शनैलिटी पे फोकस नहीं करता कि नई चीज क्या है, वो वापस घूम फिर के इंटीग्रल कैसे सॉल्व हुआ उस पर फोकस करता है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पहले नहीं कराया, नहीं तो आपका ध्यान इधर नहीं लगता। ठीक है, अभी 3 क्वेश्चंस कर लिए, अब नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ, शुरू करते हैं, 4-5 क्वेश्चंस करते हैं फटाफट फटाफट, कर दो उसको इरेज, डिलीट। क्वेश्चन नंबर 4, यस, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy बाय dx प्लस sec ऑफ xy। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, बताओ क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्स वाई एक साथ लिखा हुआ है, अब एक्स वाई एक साथ लिखेंगे तो सेक ऑफ एक्स वाई लग रहा है ये, यानी कि ऐसा लग रहा है एक्स वाई एंगल का पार्ट है, बट एक्चुअली ये एक्स ही ओनली एंगल का पार्ट है, इनटू वाई है। ठीक है, समझ आया। तो इसको जब मैं कंपेयर करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स को तो अलग रखेंगे, राइट, तो यानी पी वाई प्लस क्यू, तो पी और क्यू की वैल्यू बताओ, निकल गई, हो गया सॉल्व। पी की वैल्यू क्या है एंड क्यू की वैल्यू क्या है 10x, निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या सोच रहे हो, इंटीग्रल सेक एक्स नहीं आता, ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स, बोलो लॉग सेक एक्स प्लस 10x, ई की पावर लॉग मॉड्यूलस ऑफ सेक एक्स प्लस 10x,
ठीक है, तो ई से log कैंसिल आउट हो गई, क्या बना, sec x प्लस tan x। तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब लिखो जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, लिखो। हम्म, सही है, पर उसका इंटीग्रल नहीं आता, ऐसे बोलो। अच्छा। हम्म, हो गया फिर, सॉल्व नहीं हुआ। ओके, तो जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूं अब मैं। कंपेयर करो आपने क्या लिखा और क्या चेंजेस है, क्या हो गया। हम्म, चलो लेट्स कंटिन्यू। तो ये तीन स्टेप्स तो क्लियर है ना। पहले अपन ने y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा। अब इधर तो कुछ करना नहीं है, इंटीग्रल उधर करना है, तो मल्टीप्लाई कर दिया tan x को। फाइनली tan स्क्वायर x को भी इंटीग्रल करने का काम कैसे किया जाता है, sec स्क्वायर x माइनस 1। राइट। चलो, तो तीन टर्म्स हो गई, तो बताओ इंटीग्रल sec x tan x क्या होता है, sec x। और इंटीग्रल sec स्क्वायर x क्या होता है, tan x। और इंटीग्रल माइनस 1 क्या होता है, x। और सब कुछ हो गया तो प्लस c। अब यहाँ पे लिखो आप आरएचएस में क्या है आपके पास। ठीक है, अब देखो sec x प्लस tan x को इधर डिवाइड करा के क्या ही हासिल प्राप्त कर लोगे, क्या ही कर लोगे आप, तीनों से डिवाइड होगा फिर वो, और c से होगा तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, तो फिर इसको इधर ही छोड़ दो। जब ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो तो दिस इज योर फाइनल, मैच करो। इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, चलो फोर्थ फिफ्थ करो। फिफ्थ वाले पे आ जाओ फटाफट से। तो फिफ्थ में अब आपको एक काम एक्स्ट्रा करना है शुरू में ही। पहले तो इसको इसकी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल में चेंज करने का काम। डी वाई बाई डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कराओ ना दोनों साइड्स। तो cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो डी वाई बाई डी एक्स, जिससे cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर कट गया। और y को अगर मैंने cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो क्या बना, sec स्क्वायर एक्स। तो क्या हो गया ये sec स्क्वायर एक्स इंटू वाई। राइट। अब tan x को भी कराना है लेकिन, तो tan x को जब आपने cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करवाया तो देखो tan x खुद क्या है। एक काम करो, आप tan x को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कराओगे तो tan x को तो tan x ही रहने दो, और cos स्क्वायर एक्स डिवाइड हो गया तो sec स्क्वायर एक्स ऐसे लिख दो, ठीक है। तो अब इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी वाई इक्वल टू क्यू, टू फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो पी की वैल्यू तो हो गई है सेक स्क्वायर एक्स, और क्यू की वैल्यू हो गई वो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं हम। हम्म, तो e की पावर, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे जो इंटीग्रल मिलेगा बहुत सरल मिलेगा, जैसे सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल तो बहुत सरल है ना। आपको जो सेकंड वाला इंटीग्रल मिलेगा, सॉल्यूशन वाला इंटीग्रल जिसमें क्यू को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल, तो वो थोड़ा सा मुश्किल मिल सकता है, बाकी ये सरल ही मिलेगा। तो e की पावर सेक स्क्वायर एक्स का क्या बता,
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस 10x क्यों होगा? ये सी से स्टार्ट हो रहा है, e की पावर 10x। ओके, तो जनरल सॉल्यूशन लिखो हम, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, e की पावर 10x। क्यू क्या था वो बड़ा सारा, तो उसको लिखो e 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर 10x, इस पूरे का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये RHS साइड में जो इंटीग्रल है ये कैसे करें वो बताओ, क्योंकि प्रॉब्लम तो यही आएगी। ऊपर वाला इंटीग्रल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जो इंटीग्रल शामिल है, इन्वॉल्व है, वो तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। जो भी नहीं आ रहा आपको, -10x बोल रहे हो। अब ये बताओ, 10x को t ले लो, तो लेट 10x बी t। इसको इक्वेशन 1 मान लो एक बार के लिए, एंड लेट 10x बी t। तो 10x को t लेते ही सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो हो गया हमारा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया हमारा डी टी। सो इक्वेशन 1 लिख दो नेक्स्ट पेज पे, कैसी बनेगी? सो इक्वेशन 1 इज लाइक, एलएचएस में नो चेंज, क्या था एलएचएस में, क्या था, y इंटू ई टू द पावर 10x। और आरएचएस क्या बन जाएगा देखो, आपने क्या लिया है, 10x को तो t लिया है तो t हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया डी टी, तो ये क्या हो जाएगा e के पावर t। तो t इंटू ई की पावर t डी टी, राइट, t इंटू ई की पावर t डी टी। अगेन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, लेकिन इस बार पार्ट्स मुश्किल नहीं है कि स्टेप में सोल्व होने वाला है। तो फर्स्ट फंक्शन ये और सेकेंड फंक्शन ये, तो t एज इट इज, ई टू द पावर t का इंटीग्रल भी ई टू द पावर t, माइनस t का डेरिवेटिव 1 और ई टू द पावर t डी टी। तो इट इज लाइक t इंटू ई टू द पावर t माइनस ई टू द पावर टी का इंटीग्रल अगेन ई टू द पावर टी। सब कुछ सोच लोगे तो प्लस सी, ए टू द पावर टी को कॉमन लो तो क्या बचता है t-1 प्लस सी, टी को टी सब्सटीट्यूट करो तो क्या बनता है ई टू द पावर 10x मल्टीप्लाइड बाई 10x -1 प्लस सी। अब एल, हाँ अब एल एच एस क्या था, y इंटू ई टू द पावर 10x। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई टू द पावर 10x से ये वाली दो टर्म्स का तो काम हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 10x-1, लेकिन c भी तो है आगे, 10x-1, और c से जब इसको डिवाइड कराएंगे तो कैसे लिखेंगे, c इंटू ई की पावर -10x, पावर माइनस कर दो बस। इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, देखो चेक करो, इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। सही है, कौन सा किया अभी, फिफ्थ। चलो सिक्स पे लगाओ दिमाग, पहले तो वही जनरल फॉर्म में चेंज करो। कैसे करूं, 2/x को तो अलग करो, प्लस इक्वल टू लगाती है सॉरी, प्लस 2/x को तो अलग अलग करो, ये तो p देगा आपको, और v y को अलग न्यारा रखो, और इधर से x x कट गया तो x log x, x log x दिखते ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगना है, पहचान लिया करो। ठीक है, तो कंपेयर करो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। सो p तो आ गया आपका 2/x और q आ गया आपका x log x, राइट। फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बोलो, e की पावर इंटीग्रल 2/x, तो इंटीग्रल 2/x बताओ क्या बनता है, 2 log x, तो e की पावर 2 log x, 2 log मॉडुलस x। अब e से log काटने का मन कर रहा है तो 2 को ऊपर पहुंचा दो, तो e की पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप e से log कैंसिल आउट कर सकते हो, तो एक्स स्क्वायर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है फाइनली। ठीक है, अब आप सॉल्यूशन लिखो, तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू, क्यू क्या था, एक्स लॉग एक्स, तो एक्स लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी एक्स स्क्वायर, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कर दें, एक्स क्यूब लॉग एक्स हो गया इंटू डी एक्स का इंटीग्रल करना है आपको। तो अगेन बाय पार्ट्स तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। अब की बार फर्स्ट फंक्शन क्या बनेगा, लॉग एक्स, एंड सेकंड फंक्शन क्या बनेगा, एक्स क्यूब। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का क्या करते हैं, इंटीग्रल, एक्स क्यूब का क्या बनेगा, इंटीग्रल एक्स टू द पावर 4/4। ठीक है, माइनस
अब log x का कर दो डेरिवेटिव 1/x और वही x टू द पावर 4/4 का कर दो dx। ठीक है, तो x से x³ टाइम्स कट गया ये, तो इट इज लाइक x टू द पावर 4 को पहले लिख देता हूँ मैं, x टू द पावर 4 इंटू लॉग एक्स ऑल डिवाइडेड बाई 4, -1/4 को तो निकाल दो बाहर, और x³ का अगेन इंटीग्रल क्या बनेगा, x टू द पावर 4/4, सब कुछ हो गया तो प्लस c। ठीक है, तो इट इज लाइक इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, x टू द पावर 4/16 को कॉमन ले सकता हूँ, राइट। x टू द पावर 4/16 को, x टू द पावर 4/16 को कॉमन ले लें तो इधर क्या बचेगा 4 log x, और उधर क्या बचेगा 1 प्लस c, और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है, ऊपर से कॉपी करो उसको, y इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा दूंगा तो y एज ए फंक्शन ऑफ x बनाने के लिए, तो ये हो जाता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ डिवाइड हो गया x² बाई 16, 4 log x -1, और वहां पे c इंटू एक्स की पावर -2 इसी फॉर्म में है, इस तरह का आंसर। ज्यादा ज्यादा हम ये भी कर सकते हैं 4 log x को log ऑफ x टू द पावर 4 भी बना सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, मैच हो गया ये। चलो नेक्स्ट, 6th हुआ, अभी 7th। ऑब्वियस बात है, आपको dy/dx को तो आइसोलेट करना ही पड़ेगा, और आप एक चीज और सोचो, अभी तो आपको पता है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए कर रहे हो उसको डिवाइड। एग्जाम में थोड़ा ना पता होगा कि इस एक्सरसाइज का पार्ट है, तो सबसे बड़ा सवाल होगा इसको डिवाइड करूं ना करूं, करूं और उस फिर भी लीनियर नहीं बने, फिर वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनस, लीनियर, तीनों चीज माइंड में रहती है, वो तो ठीक है, आप, मैं ऐसे नहीं कह रहा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने x log x से डिवाइड किया, लीनियर नहीं बनी, फिर आप अपनी अप्रोच चेंज करोगे तो टाइम तो वेस्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि अभी आप जैसे फर्स्ट टाइम में पिक कर रहे हो x log x से डिवाइड करना, ये एग्जाम में कैसे करोगे, प्रैक्टिस इज द ओनली ट्रिक। आप मन में x log x से डिवाइड करो, मन में x log x से डिवाइड हुआ तो y डिवाइडेड बाई x log x, है ना, p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई x log x, p की वैल्यू हो गई 1 डिवाइड बाई x log x, इधर इससे डिवाइड करो तो log x कट गया, और 2/x², तो x डिवाइड बाई log x और द 2/x² दोनों फंक्शंस ऑफ x बन रहे हैं। तो ये मन में और फास्ट कैलकुलेट करो और उसके बाद डिवाइड करना शुरू करो। तो इट इज लाइक dy/dx प्लस 1 डिवाइडेड बाई x log x को तो अलग लिखो, और y को जान करके अलग लिखो, ठीक है, इंटू वाई, और इधर log x से log x कट गया, और 2/x को x से डिवाइड कराया तो क्या बना 2/x²। सही है क्या, इस इक्वेशन को कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, dy/dx प्लस py इक्वल टू q। ओके, सो p से कंपेयर, p की वैल्यू क्या हो गई 1 डिवाइडेड बाई x log x, और q की वैल्यू क्या हो गई 2 डिवाइडेड बाई x²। फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय x log x dx, p की वैल्यू। ओके, तो 1 डिवाइडेड बाय x log x dx का इंटीग्रल करने के लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, log x को t, तो लेट log x बी t, सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x या dx/x, dx/x नॉट dx/dx इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ अभी, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी नाटक कर रहा है सॉल्व होने में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रल dx/x को तो dt लिखेंगे, और log x को t लिखा है तो dt/t हो गया क्या, dt/t क्या होता है log t, log मॉडुलस t, तो ई से log कट के t, और t क्या लिया था आपने log x, तो फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके हाथ में है log x। ठीक है, अब इधर देखो 1/x log x का इंटीग्रल log x होता है, ये आपको डायरेक्ट शायद फॉर्मूले में तक में लिखवाया गया है, तो वो याद नहीं आ रहा ना, इसलिए ये प्रोसेस करना पड़ रहा है। आप बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप में इसको log x लिख सकते हो अगर आपको याद है तो, नो वन इज गोइंग टू डिडक्ट योर मार्क्स, बट वो याद तो हो। ठीक है, चलो एनीवेज log x आ गया हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू log x। चलो अब सॉल्यूशन लिखते हैं, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी log x इक्वल टू q क्या था 2/x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही log x, इसका होल
इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स करोगे, बाय पार्ट्स भी कर सकते हो या कुछ सब्सटीट्यूशन से हो रहा है कि देखो log x को अगर मैंने t लिया तो 1/x चाहिए, लेकिन x स्क्वायर है ना, ये क्या था, x/x लिख देंगे। तो इसके बाद तो और कोई चारा नहीं है, अगर ये 1/x होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक्स स्क्वायर है तो और कोई चारा नहीं है। तो व्हाट यू विल डू, इसको सॉल्व करने के लिए एक बार के लिए 2 को तो बाहर निकालो, ठीक है। 2 को बाहर निकाला तो log x इंटू एक्स की पावर -2 ऐसे लिखो उसको, इंटू dx, ठीक है। चलो तो फर्स्ट फंक्शन log x, सेकंड फंक्शन एक्स की पावर -2, ठीक है। 2 बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, log x का डेरिव नहीं, log x एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करना है बेटा। क्या होता है, एक्स की पावर -2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 minus 2x -2x की पावर -3, minus 3 -2 + 1 करेंगे ना, सही तो कह रहे हो, -2 -1 करेंगे, second function सॉरी इसका तो इंटीग्रल करेंगे। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, -2 से डिवाइड होगा, तो x की पावर -1 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय -2, डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करके लिखो, क्या बनाइए, -1/2x बन गया कुल मिला के, सही है क्या अभी। अब चेक करो सही लिखा गया, नीचे भी तो n minus 1 तो n-1 किया ना मैंने, -2, तो मैं सही लिख रहा था ना पहले, एक्स की पावर -3 लिखेंगे ना बेटा, -2, -2 + 1 है, सॉरी -2 + 1 है, अब सही लिखा है, -2 + 1 क्या होता है, -2 + 1 क्या होता है, -1, तो एक्स की पावर -1/-1 आएगा, तो यानी 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, बस -1/x आएगा, ठीक है अभी, ठीक है। अब माइनस लगाओ एक, इंटीग्रल लगाओ एक, अब उस log x का डेरिवेटिव करो एक, और ये कॉपी पेस्ट करो एक, -1/x dx, ठीक है। और ब्रैकेट लगाओ, सो इट इज लाइक 2, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो इसको, तो इट इज लाइक -2 log x बाय x। अब कितने माइनस है यहाँ पे, माइनस माइनस तो प्लस हो गया क्या, प्लस इंटीग्रल 1/x² dx, और 1/x² dx का इंटीग्रल क्या होता है, ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, -1/x, -2 log x बाय x, -1/x प्लस c, ठीक है। अब इसको इक्वेट करो LHS से, और कुछ डिवाइड वाइड करना है तो देख लो, डिवाइड करने से आपकी बार फायदा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि log x एक बार ही है, उधर तो है नहीं, तो फिर 2 टर्म्स में डिवाइड करने से फायदा नहीं है, ये आपका जनरल सोल्यूशन होना चाहिए, चेक करवाने से। one plus log क्या, -2/x -2/x कॉमन लो, ओके, -2/x यहाँ से कॉमन लो, -2/x को कॉमन लिया तो यहाँ तो क्या बचा log x, और वहां क्या बचा, प्लस -2/x कॉमन लिया, 2/x तो इसमें 2 मिलना चाहिए, 2 तो है ही नहीं इसमें, है ना इसमें, देखो 2 गलती है ना, देखो इधर देखो देखो, ये 2 से तो मल्टीप्लाई किया नहीं, इससे ही करके रह गए, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, और -2/x कॉमन लेते ये 1 आ जाएगा, प्लस c, और उधर वही y log x, ठीक है, अभी मैच हो गया, y log x इक्वल टू -2/x इंटू log x + 1 + c, ठीक है। कर दूं डिलीट, तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी, देखो। यस, क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे बड़ी चुनौती, अब ये इस फॉर्म में अगर आ जाए ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को होमोजीनस का पार्ट मानेंगे, क्योंकि ऐसी तो वैसी आती थी, तो अब सारी ऐसी भी हैं, अगले नेक्स्ट पेज पे देख लो, अब सब सब उसी फॉर्म में, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, डिग्री मैच करनी है, सब कुछ करना है, तो खैर अभी तो आपको पता है, तो पता है तो आप इसको dy/dx को आइसोलेट करो पहले तो dy/dx आइसोलेट एक ही बार में कर सकते हो, बोलो, dy/dx इक्वल टू dy/dx इक्वल टू, बोलो,
डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी एक्स से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर आएगा, cot x minus 2xy. तो कॉट एक्स तो ऑलरेडी है, तो कॉट एक्स माइनस टू एक्स वाई, राइट, कॉट एक्स माइनस टू एक्स वाई, राइट। अब डी वाई से जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लिखो। अब सुनो, अगर जब भी इस फॉर्म में इक्वेशन हो जिसमें डी वाई अलग और डी एक्स अलग आइसोलेटेड हो, डी वाई बाई डी एक्स एक साथ है, तब तक तो जो क्वेश्चन अभी हमने किए, ऐसी में सबसे पहला काम आपको यही करना है। आपको ये नहीं सोचना कि लीनियर या होमोजेनस या वेरिएबल सेपरेशन, कुछ नहीं सोचना, आपको पहला काम डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट करने का ही करना है, यही पहला स्टेप है। ओके, अब आपको यहां से सोचना है कि अब तीन में से कौन सी है। तो पहला ऑप्शन तो वेरिएबल सेपरेशन, तो इसमें से एक्स और वाई को अलग नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है क्या। दूसरा ऑप्शन क्या करना है, आपको डिग्री चेक करनी है, तो कॉट एक्स की डिग्री 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, सबकी अलग 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 अलग, तो होमोजीनस नहीं, तो अब तीसरा ऑप्शन लीनियर। समझ में आया, यही एल्गोरिथम है। अब क्या करेंगे, लीनियर में चेंज करने के लिए भी अब आपको क्या करना है बेटा, देखो इधर देखो, ये दो टर्म्स हैं, तो दो टर्म्स में से टोटली एक्स वाली टर्म वहां रखनी है और वाई के साथ कॉम्बिनेशन वाली टर्म यहाँ लानी है। समझ आया, टोटली एक्स वाली टर्म तो वहां रखनी है और वाई के साथ कॉम्बिनेशन वाली टर्म यहाँ लानी है। सो इट विल बी लाइक डी वाई बाई डी एक्स। और ऐसी जो इक्वेशंस होती है ना बेटा, दिखने में भयानक लगती है, सॉल्व होने के बाद बड़ी सरल सी होती है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद बड़ी सरल लगती है। जो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 2x y/1 + x², जिसमें से y को तो अलग ही रखते हैं हम, तो 2x डिवाइडेड बाय 1 + x² टाइम्स y को तो अलग ही रखो, इक्वल टू उधर क्या है, cot x डिवाइडेड बाय 1 + x²। अब बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 1। ठीक है, और अभी एक चीज और बताऊं, अभी तो टाइप 2 भी बाकी है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, अभी तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया उसका। बेटा टाइप 2 में डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा, डी एक्स बाई डी वाई। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो उधर टोटली ऐसे फंक्शन ऑफ वाई बचना चाहिए। आप ये देखो, एक्स की टर्म्स ज्यादा है या वाई की टर्म्स ज्यादा है, अगर एक्स की टर्म्स ज्यादा है तो डी वाई बाई डी एक्स है, और वाई की टर्म्स ज्यादा है तो डी एक्स बाई डी वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। लेट्स कंपेयर देम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। पी हो गया मेरा 2x डिवाइड बाई 1 + x², देखो ये ऑटोमेटिक ऐसा बन गया कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, और क्यू हो गया ये। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, तो इट इज लाइक e की पावर इंटीग्रल p, क्या है p, 2x डिवाइडेड बाय 1 + x², राइट, dx। ठीक है, तो 1 + x² का डेरिवेटिव साफ साफ ऊपर बैठा है, तो इतना छोटा मोटा डेरिवेटिव तो करना आप जान ही गए, इंटीग्रल करना जान ही गए, तो log ऑफ 1 + x²। ठीक है, जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा तो क्या करते हैं, ये करते हैं, ई से लॉग कटा, तो आंसर इज 1 + x²। ये तो आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट में जनरल सॉल्यूशन लिखो। पहले तो लिखो क्या बनेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 + x² इक्वल टू q क्या है, cot x डिवाइडेड बाय 1 + x²। और देखो cot x के नीचे 1 + x², एक बार के लिए लग रहा था ये क्या एक्सप्रेशन है, लेकिन कट गया, लेकिन कट गया। तो पहले ज्यादा नहीं सोचना, बस आपको प्रोसेस फॉलो करना है, ये नहीं सोचना कि ये क्या बन गया, इसका क्या होगा, पहले से नहीं सोचना। ये कट गया और इसका इंटीग्रल dx। तो cot x का इंटीग्रल क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, log मॉडुलस साइन x, और सब कुछ हो गया तो प्लस c y इंटू 1 + x²। देखो आंसर 1 + x² को काफी हेक्टिक बनेगा, तो y इक्वल टू log मॉडुलस साइन x, log मॉडुलस साइन x डिवाइड बाय 1 + x², ऐसे। पर क्या नहीं बस जा रही है 5। हाँ देखो, ऐसे मतलब इनको इन्वर्स कर दिया ऊपर का। तो ठीक है, पर इधर भी कर दिया और उधर भी कर दिया, हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है। पर है ना, यहाँ पर ये -2 क्यों आ रहा है? कहाँ पे, ये split है। एक मिनट रुको, पहले हमारे हिसाब से देखो, वाई 1 + x² की पावर -1 हो जाएगी यहाँ पे, 1 + x² की पावर -1 इंटू लॉग ऑफ मॉडुलस साइन x प्लस c इंटू 1 + x² की पावर -1। ठीक है, हमारे हिसाब से तो ये आंसर है।
अब उनके हिसाब से बताओ। भाई -2 आ रहे तो मिसप्रिंट है कि x की पावर हटा दी हमने। बिल्कुल मिसप्रिंट है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि यहाँ पे -2 पावर हो, यहाँ पे तो -2 पावर हो और वहां पे सिंगल पावर हो। अच्छा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही हटा दी ना, तो वो तो मिसप्रिंट है, 100% मिसप्रिंट है। वो 2 इधर लाना था जो बाहर चला गया, ठीक है। बाकी नई वाली बुक से एक बार कंसल्ट कर लेना, उसको यहाँ पे लिख लो, कहीं डॉट लगा लो, ताकि किसी को नई बुक है उस वहां से कंसल्ट करना। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। बाकी ऐसे फॉर्म में तो आप इधर भी छोड़ के आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। समझ आया? टॉपिक इंट्रोड्यूस हो गया, कुछ एक क्वेश्चंस भी होगा। 9 10 फिर झेल नहीं पाओगे, मतलब माइंड हमारा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, फिर 9 10 नहीं है, 11 12 भी है। ठीक है, तो इसको कल के लिए छोड़ते हैं, एंड द रिमेनिंग पर्टिकुलर सॉल्यूशंस भी कल ही कर लेंगे। ठीक है, बाकी हो जाएंगे कल। आज कितने कर लिए हमने? 8 कर लिए ना। ठीक है, बाकी कल देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।